हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। देखो, सेकेंड सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं और आपका जो पेपर है वो है एजुकेशन 4। तो एजुकेशन जो 4 पेपर है उसकी तैयारी वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर कराई जा रही है। चैप्टर बाई चैप्टर हम आपकी रिवीजन कराएंगे। जो भी आपने तैयारी अब तक कर ली है उसकी समझो रिवीजन के तौर पे आप चैनल पे देखते रहिए। जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर वाइज अपने लोग चलेंगे। प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम रिवीजन करेंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन नया है, कौन सा पुराना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, हम वो क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, एक्स्ट्रा हम XYZ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कराएंगे जो आपकी फालतू की हो। तो ऐसी चीज़ों से आपको रहना है सावधान। और आपको बता दें, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप वहां से चैनल से जुड़ जाइए। जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। तो आप चैनल से जुड़िए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को अंजाम तक पहुंचाइए। चलो, अब करते हैं अपने लोग टॉपिक को शुरू। पहला चैप्टर है जो आपके 15 मार्क्स के वन लाइनर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की हम आपको तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं। तो चलो समझो। देखो, पहला आपका जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है उसके बारे में समझो। निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए 25% तक स्थान आरक्षित है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो निजी विद्यालय हैं आर्थिक रूप से जो निर्बल समुदाय के जो बच्चे हैं उनके लिए 25% की जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। पहला पॉइंट आपका हो गया। सेकंड पॉइंट समझो। भारत के 86वां संविधान यानी भारत के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 21 का जोड़ा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 26वां संविधान संशोधन याद रखना है। अधिनियम 2002 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 21 का जोड़ा गया है। अगला पॉइंट देखो आप। अगला पॉइंट क्या है? इसी प्रकार से अपने लोग पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करेंगे। देखो, भारत सरकार है, भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। अब पेपर में आएगा कि राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि भाई भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है हमारा कि भाई बाल अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो बाल अधिकार का क्या उद्देश्य है, तो समझिए क्या उद्देश्य है। देखो, यहाँ पे दिखा रहा है शोषण, श्रम व्यापार, बाल विवाह, शोषण, श्रम व्यापार, बाल विवाह से संरक्षण तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा। क्या कह रहा है? गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा, मनोरंजन एवं विकास के अवसर कर बालकों को भयमुक्त बनाना है। यही बाल अधिकार का उद्देश्य है। बाल अधिकार का उद्देश्य क्या है? बाल अधिकार का उद्देश्य यह है कि कोई बच्चा है उसका कोई शोषण ना कर पाए और श्रम व्यापार, बाल विवाह से संरक्षण तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना है। मनोरंजन एवं विकास के अवसर कर बालकों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है। तो यह है बाल अधिकार का उद्देश्य। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। अगला जो पॉइंट है आपका, भाई बाल अधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब की है? 20 नवंबर 1989 में की है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई बाल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 में की थी। अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
देखो इसकी में बात की गई है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 21A में है। नेक्स्ट अगला जो है हमारा आर्टिकल 46 भी देख लीजिए साथ में। आर्टिकल 46 क्या कहता है, देखो राज्य के दुर्बल व्यक्तियों के विशेषताएं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा तथा सामाजिक हितों में अभिवृद्धि तथा उनके शोषण से सुरक्षा से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 46 कहता है। अब देखो आर्टिकल 45 क्या कहता है। आर्टिकल 45 कहता है राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सभी बालकों को, आर्टिकल 45 क्या कहता है, राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का देने का प्रयास करता है। तो ये आर्टिकल 45 कहता है। आर्टिकल 351 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 351, तो आर्टिकल 351 ये कहता है जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात करता है। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात करता है। दोस्तों सारे टॉपिक्स मैं आपके क्लियर करा दूंगा। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का जो अधिकार है वो किस किस का है, तो समझो। देखो जो समवर्ती सूची में दिए गए विषय होते हैं इस पर नीति या कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है, ठीक है। लेकिन यदि कानून का विषय यदि समान है, कानून का विषय यदि समान है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, ठीक है। तो समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार यही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका चल रहा है भारतीय शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका पहले चैप्टर के ये जो आपके अति लघु क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से हैं ये। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका उल्लेख संविधान के 42वें संशोधन में है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका उल्लेख संविधान के 42वें संशोधन में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत शिक्षकों को जो बाल शिक्षा अधिकार नियम क्या कहता है, वो ये कहता है जो शिक्षक हैं गवर्नमेंट जिनको जॉब मिल गई है वो निजी ट्यूशन चलाने की उनको लिए छूट नहीं दी जाएगी। उनके लिए वही छूट नहीं है, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगली जो हेडिंग है उसको समझो। अगली हेडिंग है हमारी अपव्यय। बेटा ये पेपर में बहुत आता है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। अपव्यय क्या है, तो अपव्यय का अर्थ होता है मतलब अपव्यय का जो अर्थ होता है वो होता है फिजूल खर्च। क्या होता है, फिजूल खर्च। देखो ये लिखा है फिजूल खर्च। तो फिजूल खर्च कैसे है, इसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम जोड़ के देखें तो किस प्रकार से देखेंगे। देखो जब बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपव्यय कहेंगे। तो अपव्यय का मतलब समझ गए होंगे आप। अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च, यानी जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में एडमिशन लेता है और उसे बिना पूरा किए ही उसे बीच में ही छोड़ के चला जाता है तो उसका क्या हुआ, अपव्यय हुआ। तो ये अपव्यय ध्यान आपको रखना है। इसी प्रकार से देखो अवरोधन है, तो आपको अवरोधन कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। अवरोधन का जो अर्थ है वो रुकावट है। अवरोधन का अर्थ क्या है, रुकावट है। यानी जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है, यानी जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई कक्षा 5 का बच्चा है और वो कक्षा 4 में पढ़ रहा है, या फिर कह सकते हो कक्षा 5 का है तो 5 में पढ़ रहा है। वो कक्षा 5 एक साल में पास करना था, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें फेल हो जाता है, वो क्लास 2 साल में पास कर पाता है,
ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है। यानी जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है, यानी वो 1 साल की जगह 2 साल में पूरा कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी अवरोधन कहते हैं उसे। तो अपव्यय और अवरोधन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, एक क्वेश्चन आपसे पेपर में बार बार ये भी पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई कि न्यूनतम अधिगम स्तर, न्यूनतम अधिगम स्तर हर बार पेपर में लगभग में पूछा जाता है, तो इनके बारे में समझो। सबसे पहले आप समझो न्यूनतम, इसके बाद समझेंगे अधिगम, इसके बाद समझेंगे स्तर। तो न्यूनतम क्या है, देखो न्यूनतम का तात्पर्य उस निर्धारित न्यूनतम दक्षता से है जिसकी प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। न्यूनतम का तात्पर्य उस निर्धारित न्यूनतम दक्षता से है जिसकी प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। अब अधिगम देखो, अधिगम का क्या मतलब है। अधिगम से तात्पर्य यह है कि भाई सीखना, ज्ञान ग्रहण करना अथवा समझ एवं कौशल विकास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना। यानी सीखना, ज्ञान ग्रहण करना तथा समझ और कौशल विकास के द्वारा व्यवहार में क्या है, परिवर्तन करना, ये अधिगम है। अब स्तर क्या है, तो स्तर देखिए, स्तर से अभिप्राय प्राप्त ज्ञान अथवा उपलब्ध ज्ञान की न्यूनतम सीमा से है। तो ये अधिगम न्यूनतम अधिगम स्तर, तो न्यूनतम अधिगम स्तर के बारे में आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हमने पहले जो चैप्टर थे, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे हमने कवर किए हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताना। इसकी जो PDF है वो मैंने आपको बता दी, टेलीग्राम चैनल पे 24 घंटे के बाद मिल जाएगी। ठीक है, 24 घंटे आप वेट करना, अगले जब इसी टाइम नेक्स्ट डे आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।